स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का पंजीयन। साझेदारी हमने जान लिया था कि क्या होता है। साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को स्थापित करते हैं। क्या इस साझेदारी फर्म का पंजीयन करवाना अनिवार्य है या नहीं? पहली बात तो बच्चों, यह अधिनियम 1932 के अनुसार ऐच्छिक होता है कि हम अपने साझेदारी का पंजीयन करवाएं या ना करवाएं, ये सदस्य के इच्छा पर निर्भर करता है। सभी सदस्य मिलकर इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमें पंजीयन करवाना है या नहीं। यह अनिवार्य नहीं होता। पंजीयन की अगर हम पंजीयन करवाते हैं अपने फर्म का, तो उसकी विधि क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, पंजीयन करवाने की विधि में सबसे पहले हम ये जान लें कि हमें पंजीयन कहाँ पर करवाना होता है। बच्चों, यह राज्य सरकार द्वारा केंद्रित स्थापित किया गया पंजीयन अधिनियम कार्यालय के अंतर्गत जाकर हमें इस अपने फर्म का पंजीयन करवाना होता है। इसकी विधि में सबसे पहले आवेदन पत्र देना होता है। हमें उस कार्यालय में जाकर अपने फर्म के लिए पंजीयन करवाने के लिए आवेदन देना होता है कि हम अपने इस फर्म का पंजीयन करवाना चाहते हैं। आवेदन में हम अधिनियम की धारा 50 के अनुसार कुछ बातों को उसमें उल्लेख करते हैं, जिसमें सबसे पहला है फर्म का नाम। हम अपने फर्म का नाम क्या रखना चाहते हैं, उसमें हमें आवेदन में उस फर्म के नाम को लिखना होता है। लेकिन बच्चों, ये ध्यान रखने योग्य बातें होती है कि फर्म के अंदर हमें अपने नाम में क्राउन, सम्राट, साम्राज्य, साम्राज्य, स्टेट, रॉयल आदि इन नामों को नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन यदि हम इन नामों को जोड़ना चाहते हैं तो इसकी अनुमति हमें राज्य सरकार द्वारा लेनी होती है। जब हम राज्य सरकार से इसकी अनुमति ले लेते हैं तो हम अपनी फर्म के नाम में इन नामों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम अपने फर्म का क्या नाम रख रहे हैं, किस स्थान पर हम अपनी फर्म को स्थापित कर रहे हैं, साझेदारों के नाम क्या है, साझेदारों के पता, एड्रेस, फर्म में साझेदारों की प्रवेश तिथि क्या है और फर्म की अवधि क्या है। साझेदारों के हस्ताक्षर करने के बाद इस आवेदन को हमें कार्यालय में जमा करना होता है। जैसे ही हम फर्म को कार्यालय में जमा करते हैं तो फर्म के साथ ही हमें बच्चों आवेदन शुल्क देना होता है। आवेदन शुल्क हमें फर्म के आवेदन पत्र के साथ ही कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदन शुल्क देने के बाद हमारा आवेदन कार्यालय में जमा हो जाता है और उसके बाद हमें उस आवेदन का जब हम शुल्क जमा करके उसे जमा कर देते हैं तो फिर उस आवेदन पर जांच की जाती है। उस कार्यालय में जो अधिकारी होते हैं हमारे फर्म के आवेदन पर जांच करते हैं। जांच करने के बाद वह ये देखते हैं कि जो आवेदन में हमने जानकारी दी है क्या वह आवेदन के अनुसार बाहरी सही है या नहीं। जब आवेदन की हमारी पूरी जांच हो जाती है उसके बाद जो उस कार्यालय में फर्मों के रजिस्ट्रार की जो रजिस्टर होता है उसके अंदर हमारे फर्म की भी एंट्री हो जाती है, प्रविष्टि हो जाती है। और प्रविष्टि हो जाने के बाद पंजीयन पत्र निर्गमित किया जाता है। जब प्रविष्टि हो जाती है, उनके द्वारा सारी जांचें कंप्लीट हो जाती हैं, तब उसी की प्रतिलिपि हमें हमारे फर्म को दी जाती है कि आपका पंजीयन हो चुका है। पंजीयन पत्र के रूप में हमें निर्गमित कर दिया जाता है। इसके बाद हम अपने फर्म का पंजीयन करवा चुके होते हैं सरकार के द्वारा। पंजीयन के पश्चात यदि हम अपने फर्म में कोई परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए आज मैंने अपने फर्म का पंजीयन करवा लिया और अब मैं अपनी फर्म को शुरू कर देती हूँ, लेकिन बीच में अगर मैं कोई परिवर्तन करती हूँ तो उस परिवर्तन की सूचना मुझे पंजीयन कार्यालय में 14 दिन के अंतर्गत देनी होती है, ताकि जो परिवर्तन मैंने अपने फर्म में किया है वह रजिस्ट्रार कार्यालय में भी किया जा सके। और जब रजिस्ट्रार कार्यालय में वो परिवर्तन हो जाता है तो फिर हमारा पंजीयन सुरक्षित होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंजीयन न करने के प्रभाव। हम अगर अपने फर्म का पंजीयन नहीं करवाते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं हम पर और हमारी फर्म पर और उसके सदस्यों पर। यदि हम अपनी फर्म का पंजीयन नहीं कराते हैं तो बच्चे कोई भी साझेदार किसी अन्य साझेदार के विरुद्ध अभियोग नहीं चला सकता। यानी कि कोई भी एक साझेदार जो फर्म का साझेदार है वह किसी और साझेदार के लिए कोई भी केस या वाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि हमारी फर्म पंजीकृत होती है तो ही हम न्यायालय में अपने वाद को ले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं ले जा सकते। और फर्म भी किसी और साझेदार के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चला सकती, क्योंकि फर्म पंजीकृत नहीं है, इसलिए वह किसी साझेदार के विरुद्ध अभियोग नहीं चला सकती। और कोई साझेदार भी बच्चों फर्म के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चला सकता। ना ही फर्म किसी साझेदार के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत कर सकती है और ना ही कोई साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है। लेकिन कोई अन्य पक्ष
अन्य व्यक्ति जो हमारे फर्म से जुड़ा हुआ नहीं है और उसके पास अधिकार है कि वह हमारे फर्म के विरुद्ध कोई भी अभियोग चला सकता है। वह अगर हमें हमारे फर्म के विरुद्ध कोई भी वाद करना चाहता है कानून के समक्ष तो वह कर सकता है, यह उसका अधिकार होता है। अब हम बात करेंगे पंजीयन करा लेने पर अप्रभावित रहने वाले कौन कौन से अधिकार हैं। जो जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं बच्चों, उनमें से कौन कौन से अधिकार होते हैं जो पंजीयन न होने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहला होता है अन्य पक्ष द्वारा फर्म के विरुद्ध अभियोग चलाना। बच्चों, दूसरे पक्ष यानी कि फर्म से रिलेटेड कोई व्यक्ति नहीं हो, वो कोई बाहर का व्यक्ति होता है तो उसके पास अधिकार है, वो किसी पर भी केस कर सकता है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे फर्म का पंजीयन न होने से। हमारे फर्म का पंजीयन हो या ना हो, वो व्यक्ति उसका अधिकार है कि वह हमारे फर्म पर अभियोग चला सकता है, केस कर सकता है। दूसरा है फर्म की संपत्ति संबंधित आवेदन, यानी कि हमारी फर्म की संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है, किसी भी प्रकार का वाद कर सकता है। सरकारी रिसीवर, हमारी फर्म पंजीकृत नहीं है और अगर हमारी फर्म दिवालिया हो जाती है तो ये सरकार का कानून होता है कि वह हमारी संपत्तियों को कब्जे में ले सकती है। विदेश स्थित फर्म, यदि कोई फर्म भारत से रिलेटेड नहीं है, भारत के किसी राज्य में स्थापित नहीं है, वह विदेश में स्थापित है, तो उस पर किसी भी प्रकार के उसके अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 100 रुपए से कम के दावे, जी हाँ बच्चों, यदि हमारी फर्म पंजीकृत नहीं है तो 100 रुपए से अधिक के दावों पर कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। पेटेंट संबंधित अधिकार होने पर, प्राप्त होने पर, पंजीकृत नहीं होने पर फर्म कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे पंजीयन करा लेने पर क्या क्या लाभ होते हैं। अगर हम अपनी फर्म का पंजीकरण करवा लेते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारों को लाभ। बच्चों, साझेदार, अगर हम किसी पंजीकृत फर्म में साझेदार हैं तो हमें यह लाभ प्राप्त होता है कि हम किसी अन्य साझेदार के विरुद्ध भी केस कर सकते हैं और फर्म के विरुद्ध भी केस कर सकते हैं। हमारे साथ कोई अन्याय होने पर हम उनके ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, ऋणदाताओं को लाभ। पंजीकृत फर्म के अंदर हम अगर ऋण देते हैं तो हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे। यदि मुझे अपने ऋण की वसूली नहीं होती तो मैं उन पर केस कर सकती हूँ। दूसरा है फर्म को लाभ। पंजीकृत फर्म अगर पंजीयन करवा लेती है तो उसको यह सबसे बड़ा लाभ होता है कि वह किसी साझेदार या किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती है अपने अधिकार के प्रति। दूसरा, नए साझेदार को लाभ। पंजीकृत फर्म में नए साझेदार को यह लाभ होता है कि वह अपने आने की यह घोषणा, अपने आने का जो जानकारी है वह पंजीकृत कार्यालय में देकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेता है और सारी जानकारी वहां से प्राप्त कर लेता है। अगला है पृथक होने वाले साझेदारों को लाभ। यदि कोई साझेदार फर्म से पृथक होता है तो वह यह जानकारी पंजीकृत कार्यालय में जाकर देता है, जिससे उसके अधिकारों को पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है। ये तो था बच्चों पंजीयन होने पर साझेदारी में क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, हमने साझेदारी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सहकारी समितियां। सहकारी का अर्थ होता है बच्चों आपस में मिलजुल कर कार्य करना, उसे कहते हैं सहकारिता। सहकारी समितियां जब कई व्यक्ति मिलकर अपनी स्वेच्छा से किसी संगठन की स्थापना करते हैं और वह सहयोग की भावना से मानवता का तत्व लेकर दूसरों की सहायता करते हैं, उसे कहते हैं सहकारी समितियां। इसमें ये लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये सिर्फ सेवा की भाव से ही, समाज की सेवा की भाव से ही कार्य करते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं सहकारी समितियों की। सबसे पहले स्वैच्छिक संगठन। यह ऐसा संगठन होता है बच्चों जो अपनी इच्छा से निर्गमित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी इच्छा से संगठित होकर एक संगठन की स्थापना करते हैं। दूसरा है मानवता तत्व। इस संगठन में जितने भी सदस्य होते हैं वह मानवता का तत्व धारण करके ही कार्यों को प्रारंभ करते हैं। मतलब वह मानव की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए, न कि उनका शोषण करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तीसरा है प्रजातांत्रिकता।
इस संगठन में प्रजातांत्रिक का नियम लागू होता है। प्रजातांत्रिक मतलब यदि कोई सदस्य एक सदस्य है और उसने एक व्यक्ति है और उसने बहुत सारे अंश खरीदे, लेकिन वह व्यक्ति एक ही है, इसलिए वह अपने इस संगठन में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए जो मत देगा, जो वोट देगा, वह एक ही देगा। एक व्यक्ति एक वोट वाला अधिकार इसमें प्राप्त होता है, बल्कि उसके पास कितने भी अंश हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समान आर्थिक हितों में वृद्धि। बच्चों, इस संगठन द्वारा सभी के हितों पर वृद्धि की जाती है। इसमें यह गुण होता है कि वह समान हितों की ही वृद्धि करता है। सेवा भाव, जैसे मैंने पहले ही बताया, यह संगठन ही इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि समाज की सेवा की जाए इसके द्वारा। अगला लास्ट, नगद व्यापार। सहकारी समिति में बच्चों जो व्यापार होता है वह नगद होता है। उधार के लिए इसमें कोई भी लाइन नहीं होती, मीन्स इसमें उधार नहीं दिया जाता, बल्कि कोई भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है वह नगद ही किया जाता है। तो ये तो था बच्चों सहकारी समितियों के गुण। अब हम बात करेंगे सहकारी समितियों की स्थापना किस प्रकार की जाती है। सबसे पहला है न्यूनतम सदस्य संख्या। सहकारी समिति में कम से कम 10 व्यक्तियों का होना जरूरी है। जब 10 व्यक्ति अपनी सहमति से, इच्छा से इकट्ठे होकर किसी कार्य को करते हैं तो वह सहकारी समिति कहलाती है। दूसरा है उपनियमों की स्वीकृति। यदि यह व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति के संगठन करते हैं और यह चाहते हैं कि जो सरकारी नियम है वो तो ठीक है, लेकिन ये अपने नियम भी अगर डालना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है उपनियम, और उपनियमों की स्वीकृति इन्हें सरकार द्वारा लेनी होती है अपनी समिति के लिए। न्यूनतम पूंजी बैंक में जमा करना। जी हाँ बच्चों, इस संगठन में जो सदस्यों द्वारा पूंजी इकट्ठी की जाती है उसका कुछ अंश बैंक में जमा करना अनिवार्य होता है। पंजीयन हेतु आवेदन देना। इस सहकारी समिति का पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है और इसका पंजीयन करने के लिए सबसे पहले आवेदन देना होता है। कार्यालय में जाकर पंजीकृत आवेदन देना होता है। समिति का पंजीयन, जब आप आवेदन दे देते हैं अपनी सहकारी समिति का तो उसके बाद उस आवेदन की जांच की जाती है और जांच हो जाने के बाद इसका पंजीयन हो जाता है, जिसकी प्रति एक आपके समिति को भी दी जाती है। जब इसका पंजीयन हो जाता है उसके बाद पदाधिकारियों का चुनाव। पंजीयन हो जाने के बाद बच्चों उन्हीं सदस्यों में से कुछ पदों पर उन व्यक्तियों का, उन अधिकारियों का चुनाव किया जाता है जिनको वह अधिकार देना होता है, जिनको उस पोस्ट के लिए योग्य समझा जाता है। इसके बाद नए सदस्यों में को प्रवेश। इस सहकारी समिति में पंजीयन के बाद नए सदस्य की प्रवेश कैसे होता है? जो सहकारी समिति हमने संगठित की है उसके अंशों को बेचकर हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, और नए साझेदार को प्रवेश देने के बाद लास्ट कार्य प्रारंभ करना। इसके बाद हम अपनी समिति का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हमें कैसे अपनी समिति को संचालित करना है ये हम कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सहकारी समिति के लाभ या गुण। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? इससे बच्चों 2 प्रकार के लाभ होते हैं। एक होता है आर्थिक लाभ, दूसरा होता है सामाजिक लाभ। आर्थिक लाभ में सबसे पहला है साख सुविधा। सहकारी समिति में बच्चों साख सुविधा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सहकारी समिति नाम से ही प्रचलित होती है, जिससे उसकी साख में वृद्धि होती है और इसकी साख का हर एक सदस्य को लाभ मिलता है। अगला है कम ब्याज पर ऋण। जी हाँ बच्चों, इसके सदस्य, सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं उन्हें कम ब्याज पर हमें ऋण प्राप्त हो जाता है और आसानी से प्राप्त हो जाता है। तीसरा है मध्यस्थों की समाप्ति। जो सहकारी समितियां होती हैं वह शुरू ही संगठित इसलिए की जाती है, स्थापित इसलिए की जाती है ताकि जो मध्यस्थ होते हैं वह समाप्त हो जाए। सहकारी उत्पादन समिति अपने उत्पादों को सहकारी उपभोक्ता समिति द्वारा ही मालों को विक्रय करने के लिए देती है, जिससे बीच के जो थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता होते हैं उनकी समाप्ति हो जाती है, जिससे हम लोगों को आसानी से वस्तु सही मूल्य में, उचित मूल्य में और सही मात्रा में, सही किस्म की प्राप्त होती है। अगला है मूल्य नियंत्रण। जब मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है तो मूल्य का नियंत्रण अपने आप हो जाता है, हमें वस्तु कम मूल्य पर प्राप्त होने लगती है। उचित मूल्य की प्राप्ति। सहकारी समितियों द्वारा जो मूल्य रखा जाता है वस्तु का, वही मूल्य सहकारी समितियों को भी प्राप्त हो पाता है। आगे बढ़ेंगे सामाजिक लाभ। सहकारी समितियों से समाज को क्या क्या लाभ है?
सबसे पहला, शोषण रहित समाज की स्थापना। जो सहकारी समितियां होती हैं उनका उद्देश्य यह होता है कि वह जो समाज में सेवा का भाव दे रही है उससे समाज का शोषण ना हो। शोषण इन द सेंस हम लोगों तक जब कोई वस्तु पहुंचती है, जो वस्तु बन रही है वो 10 रुपए की होती है, लेकिन जब हम तक पहुंच रही होती है तो वो 15 से 16 रुपए तक हम तक पहुंचती है, जिससे हमें जो एक्स्ट्रा मूल्य दिया जाता है वह हमारा शोषण हो रहा है, वह हमसे अधिक लिया जा रहा है। तो उन चीज़ों को खत्म करने के लिए ही सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। अगला, सहयोग, भाईचारा व ईमानदारी। जो सहकारी समितियां होती हैं वह ये भावना उत्पन्न करती हैं समाज में कि लोग आपस में भाईचारा, ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगला है स्वावलंबन की आदत। सहकारी समितियां खुद उत्पादित करती हैं और खुद उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं, जिससे यह भावना उत्पन्न होती है, यह गुण वह समाज में प्रचलित करते हैं कि आप अपने आप से ही कार्य कर सकते हैं, स्वावलंबित हो सकते हैं। जीवन स्तर ऊंचा होना। सहकारी समिति का यह उद्देश्य होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा किया जाए। तो बच्चों ये तो था सहकारी समितियों के लाभ। अब हम जानेंगे बच्चों सहकारी समितियों के दोष। इससे क्या क्या दोष हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहला, सदस्यों का शोषण। जी हाँ बच्चों, सदस्यों का शोषण होता है। ऐसा माना जाता है कि जो सहकारी समितियां हैं उसमें सरकार द्वारा अब हस्तक्षेप होने लगा है, जिससे जो सदस्य उसमें भागीदार होते हैं और जो संचालित कर रहे हैं उन समितियों को, वो संचालित करने वाले सदस्य भागीदारों का शोषण करने लगते हैं। उनके पास मनमानी पूंजी होती है और वह कार्य करने के लिए फ्री होते, स्वतंत्र होते, जिससे वह सदस्यों का शोषण करने लगते हैं। अगला, साख का दुरुपयोग। सहकारी समितियों की जो साख होती है, जो गुडविल होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो इस गुडविल, इस साख का उपयोग सदस्य अपने पर्सनल कार्य में करने लगते हैं, जिससे उस साख का दुरुपयोग होने लगता है। प्रबंध में शिथिलता। शिथिलता मतलब बच्चों ढील डाल देना। ये इसका सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि सहकारी समिति में जो सदस्य होते हैं, जो कार्य को प्रबंध कर रहे होते हैं, वह अपने कार्य में ढील डाल देते हैं, जिससे कार्य सही रूप से पूर्ण नहीं हो पाता। सत्ता का केंद्रीकरण। जी हाँ बच्चों, जो सदस्य इसमें कार्य कर रहे होते हैं वह कुछ समय बाद अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं कि मैं ही अब बॉस हूँ। ऐसी भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है, जिससे हमने ऊपर पढ़ा था बाकी सदस्यों का शोषण होने लगता है। आज है सरकारी हस्तक्षेप। बच्चों, सहकारी समिति में शासन का हस्तक्षेप होने लगता है, सरकार भी उसमें अपनी भागीदारी देने लगती है, जिससे जो सदस्य होते हैं उनका शोषण होने लगता है, वह अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं रह पाते। अब हम बात करेंगे सहकारी संगठनों के प्रकार। इसके 6 प्रकार होते हैं, एक एक को जानेंगे। सबसे पहला है सहकारी उपभोक्ता भंडार। अगला है सहकारी उत्पादक संस्थाएं, सहकारी कृषि संस्थाएं, सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं और लास्ट है सहकारी विपणन संस्थाएं। इन सबको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है सहकारी उपभोक्ता भंडार। सहकारी उपभोक्ता भंडार में बच्चों जो सहकारी समितियां होती हैं वह छोटी छोटी वस्तुओं को उचित मूल्य में अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है, ताकि उपभोक्ताओं का शोषण न हो और उन्हें अच्छा माल प्राप्त हो सके। अगला है सहकारी उत्पादक संस्थाएं। ये वह संस्थाएं होती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं। जैसे अमूल दुग्ध, हम सब जानते हैं जो अमूल का दूध आता है वह सहकारी समिति द्वारा निर्माण किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है और वह हम तक उचित मूल्य पर पहुंचता है। अगला है सहकारी साख संस्थाएं। ये वह संस्थाएं होती हैं जो वित्त से संबंधित कार्यों को करती हैं। ये संस्थाएं मिलकर दूसरे व्यक्तियों को, जरूरतमंदों को वित्त यानी कि ऋण उपलब्ध कराती हैं उचित ब्याज पर, जिससे उनका शोषण ना हो किसी और संस्थाओं द्वारा। सहकारी कृषि संस्थाएं। सहकारी कृषि संस्थाएं जो किसान लोग मिलकर इन संस्थाओं का निर्माण करते हैं और बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए यह ऋण, बीज और कई सारी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं कृषकों को। सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं। यह वह संस्थाएं होती हैं जो भूमियों को खरीदती हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बेचती हैं उपभोक्ताओं को, और या फिर उन्हीं भूमि पर वह गृह निर्माण घरों का बनाकर, हम लोग देख रहे हैं बिल्डर्स लोग जो फ्लैट्स बनाकर हमें पहुंचाते हैं, वह सहकारी समितियां ही होती हैं जो हमें उचित मूल्यों पर गृह निर्माण करके उपलब्ध कराती हैं। लास्ट है सहकारी विपणन संस्थाएं।
सहकारी विपणन, विपणन का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, वह जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है उसे कहते हैं विपणन, ना मार्केटिंग। तो ऐसे ही मार्केटिंग की सहकारी समितियां भी स्थापित कर ली गई हैं जो वस्तुओं का क्रय विक्रय उचित मूल्य पर हम तक करती हैं। वस्तुओं को बनने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए यह संस्थाएं कार्य करती हैं और हमें सही मूल्य में उचित मात्रा में वस्तुओं को उपलब्ध कराती हैं। तो यह तक है बच्चों प्रकार सहकारी समितियों के। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।